रक्षा नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग भोजन करने के बाद भी मुंह धोने लगेंगे। मुहूर्त का आप देखिए, तो हमें ऐसे भी पक्ष समाज में आते हैं समय समकालीन कि व्यक्ति स्वयं तय कर लेता है कि हमको इस 15 दिन में यह कार्यक्रम करना है, हमको इतने दिन बाद जाना है, इतने दिन के बीच का मुहूर्त दे दीजिए। अब गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से विकल्प देना चाहिए। इस सबके विषयों को लेते हुए यदि कोई इस प्रकार से प्रश्न करने आया है और अब उसकी श्रद्धा, उसका विषय 15 ही दिन का है, तो उसको ये बात बताते हुए कि देखिए नियमानुसार तो मुहूर्त नहीं है, परंतु इस 15 दिन में भी जो सबसे उत्तम समय है वो ये है। इतना दे करके हम कम से कम उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो इच्छा है और उसको जो इस शास्त्र का अनुपालन करने की उसके मन में जो इप्सा है उसकी रक्षा भी होगी और वो करेगा जरूर, उसको करना है, वो 15 दिन के लिए ये भारत आया है। तो आप एकदम उसको नेग्लेक्ट करने की बजाय हम अगर उस 15 दिन में विवाह का जो भी नक्षत्र हो, दोष को कम करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है, जिस तरह के वैश्विक संकट से और जिस तरह की स्थितियों से और जिस तरह के समाज से हम गुजर रहे हैं, यदि आप ये प्रयास करें कि वो पूरी तरह से इसका अनुपालन करें तो उस प्रयास में भी उत्तम विकल्प है। लेकिन हम जो हमारे पास विकल्प हैं उनमें से कितना हम समाज को कम हानि पहुंचा करके और कितना हम लाभान्वित कर सकते हैं, इसका प्रयास ज्योतिष शास्त्र का सदा से रहा है। आप देखिए वराह मिहिर के समय, जैमिनी के समय उत्तरोत्तर आचार्यों ने ये जब देखा कि लोगों की बौद्धिक क्षमता न्यून हो रही है तो उन्होंने क्या किया कि ग्रंथों को और सरल कर दिया। ग्रंथों को सरल करते करते ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया जो साक्षात आप मुहूर्त में, मुहूर्त चिंतामणि में देखें कि जो परिहार आपको मिलते हैं वो पूर्ववर्ती ग्रंथों में नहीं मिलते हैं। पूर्ववर्ती ग्रंथों में उतने परिहार नहीं है जितने आप नाहनी पंचविंशति का देखिए, मुहूर्त गणपति देखिए, मुहूर्त मार्तंग देखिए, वहां उतने परिहार नहीं है। फिर मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका हुई, उसमें और परिहार है। तो परिहार का मतलब क्या है कि हम कितना शास्त्र की सीमा में रह करके समय के सापेक्ष कितना हम अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में जो काल, देश और पात्र की व्यवस्था है उसमें काल देश के साथ, देश मतलब एक ही देश में, देश मतलब भारत देश नहीं, एक स्थान विशेष में रह करके लोग अपना काम करते थे, वहां पर समस्या नहीं आती थी। लेकिन अब आप देखिए होलाष्टक का विचार करना है तो मान लीजिए आप व्यास नदी के पास पंजाब में रहते हैं और मूलतः आप मान लीजिए काशी के हैं, तो किसी स्थान का व्यक्ति किसी स्थान में रह रहा है, समस्या क्या आती है जब वो मुहूर्त दिखाने आपके पास जाएगा पंजाब में या किसी ऐसे क्षेत्र में जिन नदियों के बीच में उस मुहूर्त का निषेध है, तो हम लोग कहेंगे कि इस क्षेत्र विशेष में आपको ये मुहूर्त का अनुपालन नहीं करना है। अब वो मूलतः रहने वाला जहां का है वहां से अब वो प्रवजित होकर के, माइग्रेट होकर के कहीं और रह रहा है, उस पर कौन से नियम लागू होंगे, ये बहुत विचारण। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, हमको ये अनुभव है कि कई ऐसे लोग जो अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं, रहते भले ही जहां भी हैं, पंचांग प्रयोग अपने ही स्थान का करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मुहूर्त के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के साथ बड़ी समस्या आती है। तो ये बहुत समकालीन ज्योतिष का जो विषय है उसके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। स्थान भेद के आधार पर बनने वाले सिद्धांतों का समन्वय हम कैसे करें। किसी जातक में, किसी कुंडली में अगर अच्छा योग है और हम ये विचार करते, अगर कभी विदेश की भी कुंडलियां आती है तो हम विचार करते हैं, तो अगर उनको सुखी दाम्पत्य जीवन की उनकी परिभाषा यदि है तो उनको हम ये कहते हैं कि वो उनका यही है कि 10-15 वर्ष हम जिसके साथ बिता लें उस जीवन को हम सुखी जीवन कहते हैं। तो इसलिए उनके यहाँ बहुत विचार नहीं है। हम लोग जन्म जन्मांतर की बात करते हैं। तो भारतीय दर्शन से, भारतीय जीवन पद्धति से ज्योतिष शास्त्र अनुप्राणित है और जैसे जैसे जीवन पद्धति बदलती है वैसे वैसे इसके सिद्धांत बदलते हैं। कई लोग ऐसे मिले जो ये पूछने आते हैं कि हम सफल दंपति का चयन करेंगे, सफल से क्या तात्पर्य, जिसके साथ हम 10 साल बिता सके। हमारी विचारधारा, हमारे दर्शन पद्धति क्या है कि हम पूर्व जन्म से लेकर के अग्रिम जन्म तक 7 जन्मों का बंधन देखते हैं। तो भारतीय ज्योतिष के सामने समय के साथ, अब देखिए ऐसी ऐसी कुंडलियां हमारे साथ अमेरिका की भी भगनी जुड़ी हुई हैं और विदेश के भी कई श्रोता हैं, ऐसी कुंडलियां जिसमें पितृभक्ति का योग है और बहुत अच्छा पिता का भक्त यदि है और वो ऐसी किसी विचारधारा में, ऐसे किसी देश में रहता है
अगर वो पिता का बहुत अच्छा भक्त है तो वो क्या करेगा पिता के लिए? अगर वो किसी विदेश के ऐसे देश में रहता है जहां पर एक अवस्था के बाद पिता पुत्र अलग होकर अपने अपने कार्य में रम जाते हैं, और प्रायः पिताओं के लिए ओल्ड हाउस और वो वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, और वो बहुत अच्छा पुत्र है, तो क्या करेगा वो पिता को किसी अच्छे वृद्ध आश्रम में रख देगा, अथवा वो पिता को किसी ऐसे आश्रम में रख देगा जहां केयर टेकर भी कोई हो, अथवा बहुत अच्छा पुत्र होगा तो वो सप्ताह में 10 दिन में एक बार मिलने भी जाएगा उससे, इतना ही। और भारत में अच्छे पुत्र और पिता के संबंध का यदि विचार करेंगे तो वो ऐसा विचार होगा जिसमें पिता पुत्र की सभी बातों का अनुकरण करते हुए उनके सभी संस्कारों को करे। तो कितना अंतर है दोनों स्थलों के दिक देश काल के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर। एक और समस्या आती है मित्रों, जब कोई पर्व त्योहार आगे पीछे होता है तो हम पर भी आक्षेप होते हैं समय के साथ कि किस प्रकार 2 मिनट में आचार्य जी जुड़ जाएंगे, कुछ तकनीकी समस्या से ये है, बस 1 से 2 मिनट में आचार्य जी जुड़ेंगे, हम भी सभी के बीच में। समय के साथ सिद्धांतों के बदलने से बहुत तरह की चीजें थोड़ा बीच में तो ये समस्या आती है कभी कभी। आप सोचिए कि हम जिस प्रकार के परिवेश में हैं उस प्रकार जिन सिद्धांतों का परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होता है, ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में भी। वास्तुशास्त्र में जितने वैदेशिक पक्ष हैं वहां आप देखिए, चीन देश के जिस वास्तु का प्रभाव हम देखते हैं वहां 5 तत्वों की सत्ता ही नहीं है, वहां केवल 2 तत्वों को आधार मान के ही प्रवर्तन होता है। जब आप वायु तत्व को अथवा जल तत्व को अथवा भू तत्व को, अग्नि, 5 तत्वों को स्वीकार करेंगे तभी आप स्वीकार करने की दृष्टि से वास्तु का विचार कर सकते हैं। अब समय के साथ अगर हमने कहा कि दक्षिण दिशा की भूमि को वर्जित करना है अथवा अमुक दिशा की भूमि को वर्जित करना है, तो शहर में व्यवसाय में पूरे जीवन का आय लगा करके कोई व्यक्ति जब भूमि खंड खरीदेगा तो उसको अगर खोद करके पहले देखा जाए और परीक्षण किया जाए और वो भूमि प्रतिकूल है और उसको न ले, वो तो जिसकी भूमि है उसको भी आपत्ति होती है। आप कहीं कैसे मना कर सकते हैं? ये तब के सिद्धांत हैं जब हमारे पास इतनी भूमि थी पर्याप्त, जहां पर चाहे भूस्वामी वहां पर भूमि का निर्माण कर सकता था। तो वास्तु के साथ भी कई ऐसी, अब हमें बहुआयामी भवन हो गए, भूमि के ऊपर तलों का निर्माण हो गया, भूमि के नीचे भी तलीय निर्माण हो गया। अब एक बार जिसने बनाया उसमें भूस्वामी फल मश्नुते, भूस्वामी फल को प्राप्त करता है। जब भूस्वामी उसका कोई और है और उस पर निर्माण आप करके निर्माण उसने किया, अब उसकी वास्तु की अनुकूलता राशि के अनुसार प्रत्येक गृह के स्वामी के अनुसार होती है, और जब वो राशि के अनुसार उसका योजन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्रकोष्ठ में कई भिन्न भिन्न राशियों के लोग रहेंगे जब, तो कैसे उसका समावेश होगा? तो हम ये करें कि पूरा पूरा समावेश न भी हो तो जितनी उसमें प्राकृतिक ऊर्जा का संतुलन किया जा सके। जैसे आप देखिए कि जितने भी आजकल घर बनते हैं, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां दिन में भी आपको बैठना हो तो बिना लाइट जलाए आप नहीं बैठ सकते। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम प्राकृतिक जो ऊर्जा हमारे आवास में आनी चाहिए, हम दिशाओं के आधार पर कक्ष को तय नहीं कर सकते, हम एक बार बने हुए घर को बार बार निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के नियंत्रण को तो संतुलित कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। आर्किटेक्ट जो करता है वो तो केवल आंतरिक सज्जा को देखता है, लेकिन वास्तुशास्त्री का यह महत्व है कि वह 5 तत्वों का प्रवाह उस भूमि खंड पर, उस प्रकोष्ठ में है कि नहीं, इसको देखता है। तो इस प्रकार समय के साथ जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के सापेक्ष कई प्रकार की हमें चुनौतियां आती हैं, और जिस विज्ञान को लेकर के, जिस सिद्धांत को लेकर यह परंपरा चल रही है, उसके वैश्विक संदर्भ में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इस पर कई प्रकार के समसामयिक शोध भी हो सकते हैं। उसमें आप देखिए, एक विशेष प्रकार की रोग की प्रकृति के लोग हमें मिलते हैं। कुष्ठाश्रम हमारे यहाँ है, विधवाश्रम हमारे यहाँ है, एक विशेष प्रकार के रोग के आश्रम हैं। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि उस रोग विशेष के जातकों का, जो हमें रोग जातक मिलते हैं, उनका संकलन करके हम ये देख सके कि किस प्रकार की महादशा और किस प्रकार की ग्रहीय स्थिति के आधार पर इन प्रकार के रोगों का निरूपण
किया गया, या उन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? ये विशेष वास्तु में किसी एक क्षेत्र विशेष में वास्तु के आधार पर बने नगरों का क्या ऐसा कारण था कि कुछ राज्यों पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ? क्या ऐसा कारण था कि कुछ राज्यों पर आक्रमण हुए? जिस शकुन का, जिस शल्य विचार के समय जिस शकुन का विचार हमारे यहाँ सिद्धांत में हुआ, आप सोचिए उस समय जिन शकुन का विचार किया गया उस समय धरती पर 70% से अधिक जंगल थे। तो किसी पशु पक्षी का कोई अगर शकुन प्राप्त होता है और उस शकुन का फल अशुभ या शुभ है, तो उस अशुभ फल को क्यों अशुभ कहा गया? क्योंकि यह माना गया कि जब मानव अपने स्थल में रह रहा है, पशु अपने स्थल में रह रहा है, और पशु अगर मानव की नगर की ओर जाए, मानव यदि पशु की ओर जाए, तो निश्चित रूप से यह कोई विकृति का संकेत है। लेकिन जब अब हम अपनी परिधि को बढ़ाते बढ़ाते हमने जंगलों को काट दिया, नदियों को काट दिया, अब हम ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां पर आपको लगेगा गंगा जी के पाट में, गंगा जी के गोद तक लोगों के घर हो गए। हमने जंगलों को काट करके आप देखेंगे तो पूरे जंगल और पूरे पेड़ जो हैं वो आपके धुओं से लदे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई पशु, हम जब भोजन करते थे तो हम गोग्रास निकाल करके पशुओं को देते थे। अब जब ऐसे पशु प्रदूषित हवा के कारण अपने घर से बिछड़े हुए, भोजन को न पाते हुए अगर वो कोई कोलाहल कर रहे हैं या कोई ऐसा संकेत दे रहे हैं, तो क्या वो संकेत प्राकृतिक संकेत है या वो अप्राकृतिक संकेत है? इसको विचार करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे कई पक्ष हैं, इन पक्षों पर समसामयिक संदर्भ में विचार करना नितांत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे वक्ता जुड़े हैं वो इस पर प्रकाश देंगे और कभी विशेष चर्चा भी, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर विचार हुआ है शास्त्रों में, और समय के साथ हमारे जिन आचार्यों ने इस परंपरा का निर्वाह किया है उन्होंने संशोधन और अनुसंधान किया है। तो हम सभी ज्योतिर्विदों की, जिज्ञासुओं की और सभी अध्येताओं की विशेष जिम्मेदारी है कि समय के परिप्रेक्ष्य में हम सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करें और शास्त्र की मर्यादा भी बची रहे, इसका ध्यान रखा जाए। और इस संदर्भ में जो महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन है और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों से विशेष अपेक्षा है कि यह परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समन्वय करे और इसका संचालन ऐसे दृढ़ हाथों में है। मैं अधिक देर तक नहीं रुक पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको साधुवाद देते हुए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके ओजस्वी और वैदुष्यपूर्ण वाणी से हमारे जो श्रोता, आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 15 से अधिक देशों से श्रोता यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपके इस वैदुष्यपूर्ण वचनों से सभी लाभान्वित हुए हैं। जो ज्योतिष जगत के ज्योतिष अनुरागी हैं, ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, ज्योतिष शास्त्र को अपनी जीवनचर्या बनाए हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र को ही जिन्होंने आत्मसात किया है, उनके भीतर आपने एक प्राण फूंकने का कार्य किया है और एक मार्गदर्शन आपका मिला है। और इस मार्गदर्शन को लेकर इस संगोष्ठी से जब हमारे श्रोता जाएं तो आचार्य जी की बातों को अपने जीवन में उतारें और जिस संस्था से, जिस स्थान से, जहां से भी हम जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र के इन तमाम गतिविधियों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। और विशिष्ट व्याख्यान के लिए हम आदरणीय नंदिनी शर्मा जी, जो कैलिफोर्निया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आमुख पटल पर आएं और अपना व्याख्यान देकर हम सभी को उपकृत करें। नंदिनी शर्मा जी। धन्यवाद तिवारी जी। और आप सभी को राधे कृष्णा। जैसा कि तिवारी जी ने कहा, मैं नंदिनी अपने परिवार के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहती हूँ। मुझे ज्योतिष व आध्यात्म विरासत में मिला है। मेरे नाना जी एक ज्योतिषी, पंडित और प्रसिद्ध कथावाचक थे।
विवाह के पश्चात यूएसए जाकर मैंने नर्सिंग में मास्टर्स डिग्री ली और कैलिफोर्निया में एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्यरत हुई। अस्पताल में कार्य करते हुए मन में एक विचार आया कि दवाइयों से परे, इस मानव देह से परे वे कौन से कारक तत्व हैं जो इंसान की देह को, उसके मन को और उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी का उत्तर खोजते हुए मेरा सामना हुआ ज्योतिष शास्त्र से, और उस वक्त मुझे मिले श्री रामपाल शर्मा जी, देवतुल्य गुरु, जो संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान, ज्योतिषाचार्य व गणितज्ञ हैं। वे जयपुर में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद साधना के पथ पर ले जाने वाले काशी के परम विद्वान आचार्य राजेश कुमार मिश्र जी मुझे गुरु रूप में मिले, जो धर्म के मूल्यों को अपने जीवन में धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र कर्मफल सिद्धांतों पर आधारित है। किसी भी इंसान को उसके कर्मों का फल कब और किस रूप में मिलेगा, ज्योतिष इसी का विधान है। ज्योतिष में अनगिनत विषय हैं और अनेकों गूढ़ रहस्य हैं। उन्हीं विषयों को समझने के क्रम में मैं आज सुदर्शन चक्र पर किए गए अपने शोध को आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहती हूँ। आज की प्रस्तुति के कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं। हम सुदर्शन चक्र के बारे में जानेंगे, उसके 3 आयाम हैं उनके बारे में जानेंगे, उसकी उपयोगिता और कब सुदर्शन चक्र का फलादेश में इस्तेमाल करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे, और फिर फलादेश के कुछ नियम और उन नियमों को एक उदाहरण कुंडली पे कैसे लगाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुदर्शन चक्र, सु यानी शुभ और दर्शन यानी जो हमें दृष्टि दे। सुदर्शन चक्र हमें वही सुंदर दृष्टि देता है जिससे हम भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ साथ इस देह के पूर्व और परे की अवस्थाओं का भी अवलोकन कर सकें। ये मात्र भौतिक दृष्टि ही नहीं, हमें इस संसार के परे ले जाकर देखने की क्षमता भी देता है। ये एक त्रिआयामी चक्र है, जिसमें जो पहला आयाम जो सबसे अंदर सफेद रंग में आपको दिख रहा है गोला, वो लग्न कुंडली है। ये इंसान की भौतिक देह को दर्शाता है। दूसरा आयाम जो कि हल्के नीले रंग का है, वो नंदिनी जी आपका म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं कहाँ मैंने म्यूट हुआ, लेकिन ये सुदर्शन चक्र जो है ये त्रिआयामी चक्र है। तो इसमें पहला आयाम जो सफेद रंग का आपको अंदर दिख रहा है गोला, वो लग्न कुंडली है। उससे व्यक्ति की भौतिक देह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा आयाम जो है वो चंद्र कुंडली है, हल्के नीले रंग का जो सर्कल दिख रहा है, उससे हमारी मानसिक देह या मानसिक जगत की पूरी व्याख्या होती है। तीसरा आयाम जो है पीले रंग का, उसमें वो हमारी सूर्य कुंडली है, उससे आत्मिक व आध्यात्मिक देह की व्याख्या होती है। सुदर्शन चक्र ये दर्शाता है कि मानव सिर्फ भौतिक देह मात्र नहीं है, बल्कि मन और संसार में बिखरे हुए हर पदार्थ में हम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। हमारा जीवन परस्पर सह अस्तित्व पर ही आधारित है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 3 आयामों का फल हमको कैसे और कब घटित होगा। तो मनुष्य के जो जन्म समय है उससे 12 वर्ष तक की जो उम्र है वो हमारा पहला आयाम है, जो कि लग्न कुंडली से उसका फल निर्धारित होगा। यही वो समय होता है जब इंसान के देह की पुष्टि होती है। फिर 12 से 24 वर्ष का जो दूसरा आयाम है, ये हमारे मानसिक विकास व स्वकेंद्रित होने की अवस्था है, जिसका विश्लेषण हम चंद्र कुंडली से करते हैं। 24 से 36 वर्ष का जो तीसरा आयाम है वो सूर्य कुंडली से विचार किया जाएगा। ये वो समय है जब हमारा पूरा ध्यान आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर होना चाहिए। यदि जीवन के इन 3 आयामों का यथावत विकास हो तो बाकी का जीवन बहुत ही व्यवस्थित रहेगा। किसी भी अप्रत्याशित या तनावपूर्ण स्थिति का सामना हम आसानी से संतुलित ढंग से कर पाएंगे। मगर यदि ऐसा नहीं होता तो 36 से 48 वर्ष की उम्र में व्यक्ति फिर से अपने देह को पुष्ट करने में अपनी ऊर्जा लगाना शुरू कर देता है और यहीं से देह का क्षरण शुरू होता है। फिर 48 से 60 वर्ष की उम्र में मानसिक तनाव, हताशा, अवसाद व चिंता ग्रसित हो जाएगा।
और 60 से 72 वर्ष की जो अवस्था होती है वो देह छूटने का प्रथम चरण होता है। मैं चंद्र कुंडली के दूसरे आयाम यानी मानसिक विकास का जो है उसको विस्तार से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आजकल हमारे मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा दिखने लग गई हैं समाज में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 साल की उम्र के युवाओं में 7 में से 1 युवा मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहता है। किशोरावस्था में बीमारी व अक्षमता के प्रमुख कारणों में अवसाद, चिंता और व्यवहार संबंधी विकार हैं, जिन्हें हम आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा और जो सबसे दुखद आंकड़ा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में आत्महत्या तीसरे स्थान पर आता है। तो 12 से 24 वर्ष की जो ये अवधि है जिसमें हमारा मानसिक विकास और स्थिरता होनी चाहिए, यही वो समय है जब जीवन बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर अग्रसर होता है। जर्मनी के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक एरिक एरिक्सन ने मानव जीवन की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है और हर अवस्था का एक उद्देश्य होता है। तो एरिक्सन के अनुसार 12 से 18 वर्ष की उम्र में युवा या तो अपनी पहचान बनाता है, बनाने में सक्षम होता है, अन्यथा वो अपना जीवन उसका जीवन एकाकीपन की ओर अग्रसर हो जाता है। सुदर्शन चक्र का जो दूसरा आयाम है 12 से 24 वर्ष का, वो एरिक्सन की इन 2 अवस्थाओं के बीच में पड़ता है। तो यदि 12 से 24 वर्ष में मानसिक विकास में अवरोध पड़े और उसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए, उसका कोई उपचार न करें हम, तो ये विकार शिक्षा, सामाजिक संबंधों और भविष्य के अवसरों पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे सामाजिक अलगाव, उत्पादकता में कमी, हृदय रोग व कैंसर जैसी बीमारियां और आत्महत्या का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। यदि सुदर्शन चक्र किसी व्यक्ति के किसी आयाम में परेशानी दर्शाता है, तो हम जातक को उसके कुछ उपाय पहले ही बताकर भविष्य में होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मानसिक समस्याओं के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, मन का असंयमित होना। दूसरा, ज्ञान का अभाव होना। भौतिक क्षणिक सुखों के लिए व्यक्ति क्षणिक सुखों की तरफ भागता है, लेकिन अपने अंदर छुपे हुए उस परमेश्वर को अनदेखा करके जो जीवन व्यापन करता है, उसी को ज्ञान का अभाव कहते हैं। तीसरा है कर्मों का असंतुलित होना। सात्विक आहार और आचार से सतोगुण बढ़ता है और जीवन में सुख व स्थिरता आती है। आजकल मांसाहार और द्रव्यों का सेवन इस कदर बढ़ गया है कि लोगों के जीवन में रजोगुण और तमोगुण की बहुत अधिकता हो गई है और उसकी वजह से उनका जीवन दुख और तनाव से ग्रसित हो गया है। सुदर्शन चक्र से फलादेश कब किया जाए? तो ऋषि पाराशर कहते हैं कि यदि लग्न में सूर्य या सूर्य चंद्रमा दोनों में से एक भी ना हो, तो सुदर्शन चक्र से फलादेश करना अति आवश्यक हो जाता है। मगर यदि सूर्य चंद्रमा की युति दोनों लग्न में हो, तो फलादेश हम जन्म कुंडली से कर सकते हैं और उसमें सुदर्शन चक्र का इतना अहम भूमिका नहीं रहती। फलादेश के कुछ नियम मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके सामने। तो कुछ नियम तो जन्म कुंडली की तरह ही हैं, तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जो नियम थोड़े अलग हैं सुदर्शन चक्र के लिए, वो उनमें से कुछ नियम मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो जिस भाव में अधिक ग्रह होंगे वो भाव बली कहलाएगा, और लग्न में यदि सूर्य होगा तो वो शुभ फलदायी होगा, अन्यथा की स्थिति में सूर्य अशुभ या पाप ग्रह की श्रेणी में आएगा। और सुदर्शन चक्र में ग्रहों का शुभाशुभ विचार सप्तक वर्ग से किया जाता है। तो समय कम है तो उसकी वजह से मैं उसका व्याख्या नहीं करना चाहती अभी, मगर सप्तक वर्ग से ही उसका शुभाशुभ विचार किया जाएगा किसी भी ग्रह का। तो ये उदाहरण की एक कुंडली है, ये 6 मार्च 2026 की एक काल्पनिक कुंडली मैंने आपके सामने रखी है। तो इसमें ये जो सुदर्शन चक्र है,
इसमें अगर हम देखेंगे तो लग्न जो है उसमें 5 ग्रह हैं, इसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा। तो चूंकि सूर्य लग्न में शुभ होते हैं, तो इस लग्न में 5 में से 4 शुभ ग्रह हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस जातक या जातिका की लग्न बली है और ये शुभ कार्यों में इसका जीवन संलग्न रहेगा। यदि हम इसके छठे भाव को देखें तो षष्ठ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, केतु, मंगल, राहु 7 ग्रह हैं, जिसमें से बुध और शुक्र को छोड़ दें तो बाकी के सारे जो ग्रह हैं वो अशुभ हैं, पाप ग्रह हैं। तो षष्ठ भाव में पाप ग्रहों का होना, 5 पाप ग्रहों का होना इस प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है इस कुंडली में। अब हम अगर दृष्टि नवम भाव पे जाते हैं तो नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और नवम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम नवम भाव में जो राशियां हैं उनको देखेंगे कि वो शुभ हैं या अशुभ हैं। तो उसमें हमारी वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि पड़ रही है, जिसमें से 2 राशियां शुभ हैं। और फिर भावेश को देखेंगे, भावेश की स्थिति क्या है। तो शुक्र उच्च के होके लग्न पे हैं तो वो भावेश की स्थिति मजबूत होती है। बुध नीच के हैं मगर वो लग्न पे स्थित है, इसलिए उनकी स्थिति भी सामान्य मानी जाएगी। तो इस परिस्थिति में नवमेश इस कुंडली में बली होंगे और व्यक्ति का भाग्य और उसका जीवन जो है धार्मिक चीजों की तरफ उसका झुकाव रहेगा। तो सुदर्शन चक्र के संदर्भ में मेरा अनुभूत कथन सिर्फ इतना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करना हो तो सूर्य सुदर्शन चक्र को प्रयोग में लाना चाहिए। व्यक्ति के विचार, उसका व्यक्तित्व, कार्य व रूप में होने वाले बहुआयामी परिवर्तन के संदर्भ में यदि आपको जानना है, अथवा पर्यावरण में होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना हो, या फिर अनुभूति के परे अपरिवर्तनीय शाश्वत इंद्रियातीत विषय का अध्ययन करना हो, तो सुदर्शन चक्र के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। तो आप लोगों ने मुझे सुना और इतने धैर्य से यहाँ सुना और मुझे आने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और खास तौर से तिवारी जी ने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदिनी ज्योतिषी के नाम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आप में से कोई अगर मुझे संपर्क करना चाहे तो वहाँ पे कर सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। और हम सभी आपके इस एक नए दृष्टिकोण से, चूंकि आपने बहुत सुंदर तरीके से इन विषयों को यहाँ पर प्रतिपादित किया है और हम सभी आपके इस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं, हमारे श्रोता लाभान्वित हुए हैं। अगले क्रम में मैं परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर प्रसाद गोखले जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। और आप ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं और आपका मार्गदर्शन इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में देश विदेश के जुड़े हुए श्रोताओं को आप मार्गदर्शन देकर और ज्योतिष शास्त्र को एक नई दृष्टि हम सभी को प्रदान करें। हम सभी आपके विद्यार्थी हैं, बालक हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वचन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव। जी जी गुरु जी। अचिंत्य गुणात्मक समस्त धारा आपके इस एवं महेश यूनिवर्सिटी द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह होने जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आचार्य प्रमोद कुमार आचार्य अभी आचार्य जी ने जो सुदर्शन आचार्य नंदिनी जी, प्रोफेसर
और हमारे मित्र आचार्य अतिजय तिवारी जी, आप सबको सुंदर विषय यह चर्चा संपन्न हो रहा है। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के बहुआयामी रूप और वास्तुशास्त्र तो एक दूसरे के लिए पूरे हैं और हमारे जीवन में घटित होने वाले सभी जो दिनचर्या हो, जीवनचर्या हो, उसमें अवश्य ही प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जन्म से मृत्यु तक षोडश संस्कार हो या अन्य शुभाशुभ घटनाएं हो, सभी में वास्तु और ज्योतिष अवश्य ही प्रभावित करते हैं। और उसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ ज्ञान से कुछ अज्ञान से हमारे जीवन में वो आपके साथ ज्योतिष के साथ आत्मसात हुआ है। इस प्रकार का यह ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग माना गया है, क्योंकि वेदों में जो यज्ञ कर्मानुष्ठान इत्यादि विचार है, उस यज्ञ कर्मों का आचरण करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, यह केवल ज्योतिष से ही मिल सकता है। इसलिए ज्ञान रूपी वेद का वेदांग माना है ज्योतिष। और केवल वेदांग नहीं, वेद पुरुष का चक्षु स्वरूप दिया है, मतलब आंखें हैं, चक्षु है, ज्योति है। इसलिए इस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र नामकरण हुआ। और इस शास्त्र के द्वारा काल का निर्धारण होता है, काल का ज्ञान होता है। इसलिए इस शास्त्र को काल विधान शास्त्र भी नामकरण है, और वो भी महत्वपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार का यह ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में घटित होने वाले अनेक शुभाशुभ विचारों में प्रभावित करता है, और यह शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र माना गया है। तो प्रत्यक्ष क्या है और इसके लिए साक्षी कौन है? तो कहते हैं आचार्य, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ। यह शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है और इसको हम अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमारे स्थिति में ग्रहण आदि होते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी स्थितिवशात हमारे जीवन में जो शुभाशुभ घटित होता है, वो अनुभव के द्वारा हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसलिए यह शास्त्र प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का जो विधान है वो इस प्रकार से कहा गया कि चक्षुरिंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो प्रत्यक्ष दिखता है, उसी को प्रत्यक्ष नहीं, अपितु ज्ञानम प्रत्यक्षम, अनुभव से जो हमें होता है उसको भी प्रत्यक्ष माना गया। इसलिए इस प्रकार यह शास्त्र हमारे जन्म कुंडली में जो 12 भाव है, वो 12 भावों में जो वो गृहस्थी के अनुसार हमारे जीवन में घटित शुभ परिणामों का एक प्रकार का कारक या एक प्रकार का दिग्दर्शक हमें उससे प्राप्त होता है। देखिए, 12 भावों का जब विचार होता है, उसमें सबसे पहले विचार अगर होता है वो लग्न का होता है और वो शरीर का होता है। वो प्रथम भाव जो है वो शरीर है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्त करना चाहेंगे या कुछ कर्म करना चाहेंगे या कुछ भी हम कर पाएंगे, तो उसके लिए एकमात्र साधन है, वो है शरीर। तो इसीलिए प्रायः 12 भावों में सबसे पहला जो विचार किया है वो शरीर का किया गया है। अगर शरीर है स्वस्थम, शरीर है स्वस्थम मनः, अगर हमारा मन
अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो पहले सबसे पहले शरीर का विचार किया गया। तो इस प्रकार का चिंतन और ये बहुआयाम रूप जो शब्द का है, एक एक भाव, पहले भाव जो है उसके बाद भाव है और तृतीय चतुर्थ पंचम जो भावों का जो एक उसमें बहुत मौलिक तत्व उसमें अंतर है। क्योंकि देखिए पहला भाव उन्होंने शरीर का हम कुछ कर सकते हैं इससे, जो एक दो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम द्वादश भावों तक अगर आप एक बार इस क्रम का भी विचार करेंगे तो भी हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार क्या है और इस जो हमारे सामने और इसी यहाँ स्थिति वास्तु मैंने पहले ही कहा संबंध जैसे नवग्रहों की संख्या जैसे कारक को माना गया, ऐसे ही चंद्रमा को माना गया और को कारक माना गया और इसी प्रकार बुध कारक वीर्य का इस ग्रह है तो कारक के अलग जो बताए। तो ये जो कारक और हमारे दैनिक शरीर में होने वाले हमें अवलोकन करने की जरूरत है। नहीं मैं और एक बात हमने रखना चाहता हूँ, तो भी हमारे जो चाहे आचार्य तो भी आर्य जो ग्रंथ की रचना में उनकी रचना की है कि एक जैसे हुआ तो ने रचना की शुरुआत में ग्रहों के दशा का विचार किया, फिर भी अंत में उन्होंने उत्तरार्ध में अष्टवर्ग का विचार, क्योंकि मैत्रेय और पराशर जी का संवाद हो रहा है। वो जो मैत्रेय आचार्य बहुत कुछ दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कलयुग में अगर ये ग्रंथ अवलोकन करके करना है तो कैसे संभव होगा। मुझे आप ये निश्चय हम इस प्रकार से रखते हैं, इसलिए इस फलस्वरूप देखने के लिए आचार्य पराशर जी ने अष्टक वर्ग के संख्या से निश्चय करते हैं। इस प्रकार ज्योतिष और वास्तु संदर्भ में इस मंच पर बहुत ही सुंदर विशेष अनुसार व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत हुए और शास्त्र के बारे में है वास्तु के बारे में व्यापक हमारे समक्ष हो उसको भूत पंचमहाभूत तेजो आकाश भूत है बेहतर है तो ब्रह्मांड के अगर शरीर भूत इसका समन्वय हो वही वास्तु होगा। प्रकार से उद्देश्य है कि समग्र लोक का कल्याण, इसलिए हमेशा शास्त्र है जीवन को अनुकूल बनाने के लिए कभी प्रतिकूल बन के नहीं, इसलिए में भी कहा गया चंद्र बलम इस प्रकार से शास्त्र किसी में प्रवृत्त होने के लिए जीवन और जीवन पद्धति को सुगम बनाने के लिए आचार्यों ने किया। इस आज हमको से देखने की जरूरत है
और सुंदर कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के बहुआयामी स्वरूप के ऊपर अनेक विचारों के ऊपर ये, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। आप सबको मैं पुनश्च अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग यहाँ जुड़े और मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसे तो मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से जो इसके कोऑर्डिनेटर जो है डॉक्टर मित्र डॉक्टर तिवारी, आपका आभार करता हूँ और विश्वविद्यालय सभी प्राध्यापक और महाकाल आश्रम फाउंडेशन में भी सभी पदाधिकारी, आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। बीच में यहाँ दो शब्द बोलने का अवसर मेरे को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु मा कश्चित् दुःखम्। नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, आपके श्री चरणों में। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने ही कम समय में आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और आपका दूरगामी ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के लिए जो गहन आपका शोध है, आपका अध्ययन अध्यापन है, ज्योतिष शास्त्र के लिए आपने अपना सर्वस्व और संपूर्ण जीवन न्योछावर किया है, ज्योतिष शास्त्र को आपने आत्मसात किया है। जब आपके भास्वन स्वरूप को हम देखते हैं तो मन में इच्छा जरूर जागृत होती है कि आचार्य वाराह मिहिर इत्यादि जो पूर्वाचार्य रहे हैं उनका स्वरूप बिल्कुल आपकी तरह रहा होगा। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय कुलगुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर मानवेंद्र पांडेय जी समुपस्थित हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। प्रोफेसर मानवेंद्र पांडेय जी। जय गुरुदेव। अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम हर्ष का विषय है, आनंद का विषय है। आज हम सब महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन उज्जैन, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के तत्वावधान में त्रिदिवसीय सेमिनार का समापन होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर प्रसाद गोखले किन्हीं कारणों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन आपका व्याख्यान बहुत उत्कृष्ट, बहुत सुंदर था। आपने ज्योतिष शास्त्र के हर पहलू पर प्रकाश डाला। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। आपने यह बिल्कुल सुस्पष्ट किया कि ज्योतिष शास्त्र जो है इसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा हैं और इन्हीं पर संपूर्ण जीवन जो है मानव का चल रहा है। आपके प्रति बहुत बहुत आभार
आचार्य जी, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में हमारे जो मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आप तो क्योंकि मुलाकात तो आज आमने सामने हुई, आपके पिताजी से मेरा बड़ा गहरा संबंध था और आप जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आए तब से दूरभाष पर खूब चर्चाएं तो हुई, किन्हीं कारणों से बीच में जो है वो तारतम्य थोड़ा सा कम हुआ। आपने त्रिस्कंध पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला, बहुत सुंदर आपने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगलमय कामना। यह सच है जो आपने कहा कि भाई वाराणसी का रहने वाला अगर चला गया जो है पंजाब में या ब्यास नदी के तट पर या कहीं अन्यत्र, तो वहां तो होलाष्टक है, यहाँ होलाष्टक नहीं है, तो फिर वह कैसे जो है किस पंचांग के तहत, पंजाब वाले अथवा वाराणसी वाले, किसके तहत वो निर्णय ले। बहुत सुंदर ढंग से आपने इस पर प्रकाश डाला। आपको भी बहुत बहुत मंगलमय कामना। और अपने इस कर्तव्य पथ पर, जबकि आप सब बहुत व्यस्त कार्यक्रम में हैं, ऐसा हमारे डॉक्टर जो है त्रिपाठी जी ने कहा कि गुरुजी सारे लोग वहां हैं कांचीपुरम में, फिर भी हम प्रयास करके जो है इस समय इन लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना, मंगलमय कामना। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया, ये तो कंटिन्यू लगे हुए हैं और इनको भोर भोर शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। निरंतर अहरनिश अपने पथ पर अग्रसर रहे। भगवान से ऐसी प्रार्थना है, महाकाल से ऐसी प्रार्थना है, और महाकाल एस्ट्रो साइंस का फाउंडेशन के तहत ये कार्य चल ही रहा है। इस कार्यक्रम के हमारे संरक्षक किन्हीं कारणों से व्यस्त होने के कारण नहीं जुड़ पाए, प्रोफेसर प्रमोद कुमार वर्मा जी, आपका वंदन, अभिनंदन। आपके संरक्षण में ही आज यह त्रिदिवसीय कार्य जो है संपन्न हो रहा है। और द्वितीय संरक्षक के रूप में आदरणीय दिवाकर मणि तिवारी जी, आप संरक्षक द्वय की कृपा से निर्विघ्न यह कार्य आज जो है हम लोगों का पूर्ण हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। इस पटल पर हमारे प्रिय, इनके लिए तो कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं है कि डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी के लिए जो कहा जाए वो कम है। ये तो अहरनिश बढ़ते रहें भगवान की कृपा से। सारे मंगलमय कामनाएं इनके साथ हैं। निरंतर अपना जो है ज्योतिष के प्रति जो रुझान, ज्योतिष के प्रति जो समर्पण, इस शास्त्र के संरक्षण के प्रति जो समर्पण भगवान भास्कर करे, निरंतर अहरनिश बढ़ती रहे। इस कार्यक्रम में जुड़े महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय के समस्त परिवार, नंदनी जी, श्रीमती नंदिनी, अरे इतना बढ़िया आपका जो है व्याख्यान था कि आपने तो सुदर्शन चक्र पर बहुत बढ़िया जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी अभिरुचि आपने कहा कि मेरी कई पीढ़ी इसमें जो है, मेरी परंपरा है, यह मेरा क्षेत्र है, और आप जबकि हाथ से जुड़ी हुई हैं। आपको भी बहुत भोर भोर शुभकामनाएं। और इस शास्त्र को के संरक्षण के लिए, इस शास्त्र को बढ़ाने के लिए आप जैसी दिव्य शक्तियों की नितांत आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा से आप निरंतर अपने कार्य पथ पर अग्रसर रहें। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, समस्त परिवार, महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन का समस्त परिवार, देश विदेश से जुड़े सभी हमारे शोधार्थी, सभी सुधीजन, आप सबको बहुत मंगलमय कामना। आप सबने 3 दिन निरंतर इस शास्त्र पर व्याख्यान दिए, आप सभी ने व्याख्यान सुना, और आप ही सभी से इस शास्त्र की रक्षा होगी, आप रक्षक बनेंगे।
तब ये अपना जो ये भारत देश है पुनः विश्वगुरु बनेगा और संपूर्ण विश्व में इस शास्त्र की ध्वजा को, ज्ञान पताका को, ज्योतिष शास्त्र की ध्वजा को फहराएगा। इन सब शुभ कामनाओं के साथ आप सभी को जय गुरुदेव, जय महर्षि। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कार्यक्रम का संयोजक का दायित्व मेरे पास होने के नाते मैं एक छोटा सा प्रतिवेदन आज के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर प्रसाद गोखले जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूंगा। हमने यह कार्यक्रम 10 मार्च को मंगलवार के दिन प्रारंभ किया। उद्घाटन सत्र में हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी निदेशक, हम सभी के परम आदरणीय परम पूज्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय जी जुड़े। मुख्य अतिथि के रूप में उनका पदार्पण हुआ ऑनलाइन माध्यम से, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रंगनाथन जी हमारे साथ जर्मनी से, यूरोप से जुड़े थे। और दोनों ही गुरुजनों का व्याख्यान अतीब दिव्य रहा। आप सभी ने सराहना की, आप सभी को प्रत्यक्ष भी हुआ। उसके बाद 10 तारीख को ही हमने एक टेक्निकल सेशन का शाम को आयोजन किया। उस शाम के आयोजन में हमारे साथ प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय गुरुजी, रामटेक कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े। मैं गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनको स्मरण कर रहा हूं और उनके आशीर्वाद और कृपा से हम सब आगे बढ़े। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय गुरुजी का भी बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान हम सभी ने सुना। और उनके साथ ही हमने जो साथ में उनके हमें व्याख्यान प्राप्त हुआ था, प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कुमार पांडेय जी, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर से जुड़े बड़े ही ज्योतिष शास्त्र के यशस्वी आचार्य। ज्योतिष शास्त्र के लिए उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है और वर्तमान में भी निभा रहे हैं। उसी समय 6 प्रतिभागियों ने अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत किया। उसके अगले दिन 11 तारीख को हमने एक सेशन का आयोजन किया। तकनीकी सत्र में प्रोफेसर श्याम देव मिश्र जी, लखनऊ परिसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी और त्रिस्कंद मर्मज्ञ आचार्य, उन्होंने अपना आशीर्वचन प्रदान किया हम सभी को और ज्योतिष शास्त्र पर अपना व्याख्यान दिया, अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। उद्घाटन सत्र में हमारे परम पूज्य आदरणीय कुलगुरु महोदय भी बड़ी व्यस्तता होने के बाद भी वाहन में चलते हुए शास्त्र के प्रति यही श्रद्धा आचार्य प्रोफेसर प्रमोद कुमार वर्मा जी मध्य प्रदेश शासन के वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं। शायद विज्ञान का कोई कार्यक्रम होता तो व्यक्ति इतनी श्रद्धा न दिखाता, लेकिन आचार्य जी वाहन में चल रहे थे, फिर भी अध्यक्षीय उद्बोधन उन्होंने देकर हम सभी को कृतार्थ किया था। और 11 तारीख में हमने प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय गुरु जी का अध्यक्षीय उद्बोधन सुना। मुख्य वक्ता के रूप में परम विद्वान, युवा विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के महाज्ञानी डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी, जो असम नलबारी से हम सभी के साथ जुड़े और वहां पर वे सहायक आचार्य हैं। उनका अद्भुत व्याख्यान रहा। साथ में दूसरे 6 प्रतिभागियों का शोध पत्र भी वाचन हुआ। और आज 12 तारीख को हमने 2 बजे से एक कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी शहडोल से, मित्रमणि और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ, और इनकी वाणी में जो मधुरता है, क्योंकि मैं कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं, बार बार लोगों के मैसेज और फोन आ रहे थे कि मंगलाचरण मनीष जी से करवाइए।
तो मैं बार बार इनको निवेदन भी किया, बार बार परेशान किया, और मनीष जी प्रत्येक सत्र में अपना कार्यक्रम समझ के यहाँ पर उपस्थित हुए, और मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में आज दोपहर को जो सेशन मध्याह्न काल में आयोजित किया, आप रहे। अध्यक्षीय उद्बोधन में हमने प्रोफेसर मानवेंद्र पांडेय गुरु जी, जो आचार्य एवं अध्यक्ष हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में, हमने उनको सुना। और साथ में आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, 20 शोधार्थियों ने 20 से अधिक शोध पत्रों का वाचन किया, और वे शोध पत्र सभी उत्कृष्ट हैं, सभी अच्छे लिखे गए हैं, परिश्रम किया सभी शोधार्थियों ने। और मैं अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर प्रसाद गोखले जी के चरणों में निवेदन करूं कि कुछ अभी भी शोधार्थी हैं जिनका शोध पत्र पूरा नहीं हो पाया था, उनको मैंने आश्वासन दिया है कि आप अपना शोध पत्र महाकाल एस्ट्रो साइंस को दे दीजिए, और हम आपके शोध पत्र को पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसा कि हमने जब यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तभी हमने एक उद्घोषणा की थी कि उत्कृष्ट शोध पत्रों को हम एक पुस्तक का रूप भी प्रदान करवाएंगे, और उसके लिए हम किसी से कोई अलग से चार्जेस नहीं लेंगे, कोई खर्च नहीं मांगेंगे किसी से। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से हम सब मिलकर उस कार्य को आगे करेंगे। तो शोध पत्र भी काफी प्राप्त हुए हैं, और लगभग 30 से अधिक शोध पत्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़े गए, और देश विदेश के तमाम, आज अंतिम समापन सत्र में अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, एवं कैलिफोर्निया से, अमेरिका से नंदिनी शर्मा जी, और हम सभी के परम आदरणीय युवा विद्वान डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी को आप सभी ने सुना। तो इस प्रकार के विद्वानों को लेकर के यह एक छोटा सा प्रतिवेदन का स्वरूप मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम समाप्त का मतलब कि ज्ञान की गंगा और जिस वीणा को हमने उठाया है वह समाप्त होने वाला नहीं है। हम इसको बहुत ही जल्दी एक बार सभी को जोड़ करके एक पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करेंगे, और आप सभी आचार्यों का, सभी गुरुजनों का मार्गदर्शन रहेगा। धन्यवाद। ज्ञापन की श्रृंखला में मैं बहुत स्पष्ट रूप से हमेशा से कहता हूं कि भाई अपने ही गुरुजी हैं, अपने ही लोग हैं, उनको धन्यवाद क्या ज्ञापन करना। लेकिन डॉक्टर सत्य प्रकाश द्विवेदी जी जो पर्दे के पीछे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं कैमरे पर, ये पर्दे के पीछे से 3 दिन से लगे हुए हैं, और इन्होंने अहर्निशम सेवा महे के भाव से हमारे इस समस्त तकनीकी सत्रों को संभाला है। आचार्य चंचल शर्मा जी हैं, जिनको धन्यवाद नहीं किया जा सकता, कृतज्ञता ज्ञापित किया जा सकता है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूं। इस कार्यक्रम में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का पूरा परिवार, वह चतुर्वेदी जी हों, डॉक्टर नेहा मिश्रा जी रही हों, अथवा हमारे गुरुदेव रहे हों, सबका आशीर्वचन और सबका आशीर्वाद रहा है, और सबके सहयोग से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो यह एक छोटा सा प्रतिवेदन स्वरूप था आप सभी के प्रति, और समय अधिक न लेते हुए कल्याण मंत्र के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, समापन की उद्घोषणा करेंगे। और आप सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं कि इस प्रकार का जब भी कोई प्रकल्प लिया जाए, इन प्रकल्पों के पीछे जो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ होता है वह यही होता है कि जो ज्योतिष के नाम पर समाज में एक नया पाखंड आडंबर फैलाना शुरू कर दिया गया है कि 3 दिन में ज्योतिष सीखो, 2 घंटे में ज्योतिष सीखो, मैं 3 घंटे में ज्योतिष सिखाता हूँ, मैं आधे घंटे में ज्योतिष सिखाता हूँ। इन महान ठगों धूर्तों से बच के रहना है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि आज के 2200 साल पहले जब आचार्य वराहमिहिर अपना ग्रंथ बृहद संहिता, तो उस समय में भी इन ठगों की महत्ता थी, इन ठगों की प्रतिष्ठा थी। इसीलिए आचार्य वराहमिहिर को अनेक जगहों पर ज्योतिषियों के रूप में, वहां पर नक्षत्र सूची ज्योतिषी होते हैं, छद्मवेशी ज्योतिषी होते हैं, तो इन सभी को तोड़ मरोड़ कर
हम विद्या को पेश ना करें, शास्त्र का सही स्वरूप आप तक पहुंचे। और इसी कारणों से इस महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन की भी स्थापना हुई है और वैदिक विश्वविद्यालय में ये सारे विषय शास्त्री, आचार्य, विद्या वारिधि, पीएचडी इत्यादि करवाए जाते हैं। तो आप सही तरीके से सही जगह से जुड़ के और शास्त्र की सेवा करें और शास्त्र में संलग्न हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम बारंबार करें। धन्यवाद सभी को। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।